नेपाल एक ऐसा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है जिसका ट्रिप आप बजट में आराम से कर सकते हो। इस वीडियो में मैं यानी कि ग्रीष्मा आपके साथ एक कंप्लीट 5 डे नेपाल आइटिनरी शेयर कर रही हूँ जो काठमांडू और पोखरा को परफेक्टली कवर करता है। कौन से प्लेसेस मिस नहीं करना चाहिए, कितना बजट लगेगा, ट्रैवल का बेस्ट रूट क्या है और ऐसे कई सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अपना नेक्स्ट नेपाल ट्रिप प्लान करने के लिए। सबसे पहले जानते हैं नेपाल तक कैसे पहुँचे। नेपाल पहुँचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, फ्लाइट और रोड। ओके, सो नाउ लेट मी शेयर हाउ यू कैन ट्रैवल टू नेपाल। तो इंडिया टू नेपाल बहुत इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो बाय फ्लाइट, जैसे मैं कर रही हूँ। इंडिया के मेजर सिटीज़ से आपको डायरेक्टली फ़्लाइट्स आसानी से मिल जाएंगे और कई मेजर एयरलाइन जैसे इंडिगो है, एयर इंडिया है या फिर नेपाल एयरलाइंस, वो सब फ्लाई करते हैं एंड आसानी से आप फ्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपको 15,000 का राउंड टिकट मिलेगा या फिर मैक्सिमम 25 तक जाएगा अगर आप एक लास्ट मोमेंट में बुक करते हो। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो रोड रूट काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है। इंडिया से नेपाल जाने के लिए सुनौली उत्तर प्रदेश और रक्सौल बिहार जैसे बॉर्डर पॉइंट सबसे कॉमन है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको लोकल बस, शेयर जीप या प्राइवेट टैक्सीज आसानी से मिल जाती है। सुनौली से काठमांडू का जर्नी लगभग 9 से 11 घंटे का होता है, जबकि रक्सौल से काठमांडू पहुंचने में करीब 7 से 9 घंटे लगते हैं। इसके अलावा दिल्ली और वाराणसी से भी नेपाल के लिए डायरेक्ट बसेस अवेलेबल है। रोड से ट्रैवल में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये में आप नेपाल पहुंच सकते हो। इंडियंस के लिए नेपाल वीज़ा फ्री है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ना ही कोई फॉर्म भरने की भी ज़रूरत है। यहाँ तक कि पासपोर्ट भी मैंडेटरी नहीं है। आप वैलिड इंडियन वोटर आईडी से भी एंटर कर सकते हो और बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है। बस आधार कार्ड यहाँ पे नहीं चलता है एज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। अब बात करते हैं सिम कार्ड की। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो काठमांडू एयरपोर्ट के अंदर ही आपको लगभग 350 to 400 इंडियन रुपीज़ में टूरिस्ट सिम कार्ड मिल जाएगा, जिसमें डेटा भी इंक्लूडेड होता है। अगर आप रोड से नेपाल एंटर कर रहे हो तो बॉर्डर के आसपास या काठमांडू या पोखरा के लोकल मोबाइल शॉप से सिम कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। मनी एक्सचेंज की बात करें तो नेपाल जाते वक्त आप इंडियन रुपीज़ भी कैरी कर सकते हैं। वहाँ 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ के इंडियन नोट्स लगभग हर जगह एक्सेप्ट किए जाते हैं, जबकि 500 रुपीज़ के नोट्स कुछ ही जगह पर एक्सेप्ट होते हैं और कुछ जगहों पर नहीं। इसीलिए छोटे डिनोमिनेशन के नोट साथ रखना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हो तो अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से 1 नेपाली रुपीज़ इज अप्रॉक्सीमेटली 0.63 इंडियन रुपीज़। काठमांडू और पोखरा में आपको ऑथराइज मनी एक्सचेंज काउंटर्स आसानी से मिल जाएंगे। यूपीआई भी नेपाल के कुछ होटल्स, कैफेज और शॉप्स में काम करते हैं, लेकिन अभी हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए सिर्फ यूपीआई पे डिपेंड ना करें और थोड़ा कैश भी साथ रखिए। पेमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर कंफर्म करना कि यूपीआई पे कोई एडिशनल चार्जेस तो नहीं लगते हैं। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले हो तो ट्रैवल से पहले एक बार कार्ड के पीछे साइड देख लेना ये कार्ड इंटरनेशनल यूजेज नेपाल में सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि कई कार्ड्स नेपाल और भूटान में नहीं चलते हैं। सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट। टाइम की बात करें तो नेपाल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 15 मिनट्स आगे चलता है। मतलब अगर इंडिया में 10 बजे है सुबह के तो नेपाल में 10:15 होंगे। ये डिफरेंस छोटा है, लेकिन बस, फ्लाइट या होटल चेक इन के टाइम ध्यान रखने वाली बात है, ताकि ट्रैवल के दौरान किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। नेपाल के अंदर लोकल कम्यूट के लिए पठाओ और इन ड्राइव ऐप्स सबसे यूजफुल ऐप्स है। इन ऐप्स के थ्रू आप बाइक, टैक्सी और कैब्स दोनों इजीली बुक कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो बाइक राइड्स ट्रैफिक से बचाने के साथ साथ काफ़ी बजट फ्रेंडली भी रहता है। इस प्लान के हिसाब से पहले 2 दिन का स्टे काठमांडू में होगा, जो नेपाल की कैपिटल सिटी है। काठमांडू में थामेल एरिया के आसपास ही अपना स्टे बुक करना, ताकि मेजर अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करने को और इंटरनल कम्यूट करने में आसानी हो। अगर आप होटल रिकमेंडेशन, कंप्लीट आइटिनरी, बजट ब्रेकडाउन और सारे डिटेल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेरा नेपाल ट्रैवल गाइड ज़रूर चेक कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
So I can say that Kathmandu in general is chaotic, but it's beautiful in its own way. It has this very nice old world charm to it, which I really like. मतलब हर जगह आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, एक छोटा सा कैफ़े दिखेगा, छोटा ईटरी दिखेगा, एक ब्यूटीफुल सा दुकान मिलेगा, हर जगह कुछ ना कुछ है यहाँ पे, हर ट्रैवलर को पसंद आएगा। काठमांडू में देखने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारे जगहें हैं और इस आइटिनरी में हम सिटी के लगभग सभी मेजर अट्रैक्शंस कवर करेंगे। सो आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो यहाँ पे नेपाल को लैंड ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स है, बहुत ही पुराने टेम्पल्स है जिन्हें मैं आज विज़िट करूँगी और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी है, वो सब भी मैं कवर करने वाली हूँ। तो ये पूरा ट्रिप मैंने गेट योर गाइड से लिया है। सो दिस इज़ द QR कोड इफ़ यू वांट टू बुक द सेम एग्जैक्ट ट्रिप। इसमें बहुत सारे साइट सीइंग लोकेशंस हम कवर करने वाले हैं, 7 टू बी एग्जैक्ट, एंड ये सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इफ़ यू नो मी, यू नो हाउ मच आई लव विजिटिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मुझे हिस्टोरिक प्लेसेस विजिट करना काफ़ी पसंद है। सारा अरेंजमेंट वो लोग करते हैं, पिकअप भी करते हैं। एंड लेट मी शो यू व्हाट यू कैन सी हियर इन काठमांडू, नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित नेपाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये बागमती नदी के किनारे स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर और शाम की बागमती आरती देखने लायक होती है। अगर आप काठमांडू आ रहे हो तो इस मंदिर को अपने आइटिनरी में ज़रूर ऐड करना। इसके बाद बौद्धनाथ स्तूपा भी विजिट किया जा सकता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्तूपस में से एक है और तिबेटियन बुद्धिज़्म का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है। स्तूपा के चारों तरफ प्रेयर व्हील्स, मॉनेस्ट्रीज और कैफ़ेज़ है जहां आप शांत माहौल के बीच कुछ समय बिता सकते हो। स्वयंभूनाथ, जिसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है, काठमांडू के एक हिल टॉप पर बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन ऊपर से पूरी काठमांडू वैली का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ बुद्धिस्ट स्तूप के साथ साथ हिंदू मंदिर भी है, जो नेपाल की रिलीजियस हार्मनी को दर्शाता है। चांगू नारायण मंदिर नेपाल का सबसे पुराना हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित है और अपनी सेंचुरीज ओल्ड स्टोन कार्विंग्स, एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस और ट्रेडिशनल पगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। अगर आप नेपाल की हिस्ट्री और हेरिटेज को करीब से देखना चाहते हो तो ये जगह भी ज़रूर विजिट करना। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए काठमांडू दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर और भक्तपुर दरबार स्क्वायर तीनों ही मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नेपाल की ट्रेडिशनल नेवारी आर्किटेक्चर, प्राचीन मंदिर, रॉयल पैलेसेस और खूबसूरत कोर्टयार्ड्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन जगहों पर घूमते हुए आप नेपाल की रॉयल हिस्ट्री और कल्चर हेरिटेज को करीब से महसूस कर सकते हैं। काठमांडू दरबार स्क्वायर कभी माला राजाओं की शाही महल हुआ करता था और बाद में शाह डायनेस्टी के राज अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज यहाँ हनुमान धोका पैलेस, तलेजू मंदिर और कई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये काठमांडू की हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में से एक है। पाटन दरबार स्क्वायर अपनी ट्रेडिशनल नेवारी आर्किटेक्चर, इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स, स्टोन स्कल्पचर्स और फाइन मेटल क्राफ्टमैनशिप के लिए मशहूर है। यहाँ कृष्ण मंदिर, पाटन म्यूजियम और कई ब्यूटीफुली कार्व टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। हेरिटेज और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए काठमांडू वैली की सबसे खूबसूरत लोकेशंस में से एक है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर नेपाल का सबसे वेल प्रिजर्व्ड हेरिटेज साइट है। इसके एंशिएंट टेम्पल्स, पैलेस कॉम्प्लेक्सेस, पॉटरी स्क्वायर और नैरो ओल्ड टाउन स्ट्रीट्स आज भी नेपाल की पुरानी संस्कृति और आर्किटेक्चर का एक झलक दिखाता है। ये सबसे यूनिक डेस्टिनेशंस में से एक माना भी जाता है। एंड अभी मेरा प्लान है टू डू अ फूड वॉकिंग टूर, जो मैंने गेट योर गाइड से बुक किया है। दिस इज़ द लिंक इफ़ यू वांट टू बुक द सेम एग्जैक्ट टूर। इसका आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा एंड यू कैन डू दिस टूर ऑल्सो। इसमें हम 9 प्लेसेस को कवर करेंगे एंड यहाँ का ऑथेंटिक नेपाली कुजीन को ट्राई करेंगे। अगर आप लोकल कल्चर को और भी करीब से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो काठमांडू में एक फूड वॉकिंग टूर भी कर सकते हैं। इस टूर के दौरान आप लोकल मार्केट्स और ईटरीज एक्सप्लोर करते हुए नेपाल की फेमस डिशेस जैसे मोमो, थुप्का, सेल रोटी, चटामारी और नेवारी कुजीन को टेस्ट कर सकते हैं। ये नेपाल के ऑथेंटिक फूड और कल्चर को एक्सपीरियंस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। थामिल नाम के इस एरिया को कवर करने वाली हूँ, विच इज़ कॉल्ड एज द बैकपैकर्स पैराडाइज। साथ ही यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए इतने सारे दुकानें हैं, मुझे तो लगता है खाली बैग लाना चाहिए था। सो लेट मी शो यू पूरा एरिया क्या क्या यहाँ पे मिलता है। शॉपिंग करने के लिए काठमांडू का थामिल एरिया सबसे पॉपुलर प्लेस है।
तामिल में ट्रेकिंग गेयर, पश्मीना शॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, प्रेयर फ्लैग्स और लोकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है। यहाँ शॉपिंग करते वक्त बार्गेनिंग करना भी काफ़ी कॉमन है, इसीलिए थोड़ा नेगोशिएट करके आप अच्छी डील्स ले सकते हैं। पोखरा नेपाल का सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस में से एक है, जो अपनी शांत लेक्स, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और हिमालयस के व्यूज़ के लिए फेमस है। ये सिटी अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज के फुटहिल्स में बसा हुआ है और नेचर लवर्स से लेकर एडवेंचर एंथुसियास्ट तक हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए कुछ नया ऑफर करता है। काठमांडू से पोखरा पहुंचने के लिए आप फ्लाइट या बस ले सकते हो। फ्लाइट सबसे फास्ट ऑप्शन है, जो 25 to 30 मिनट्स में पोखरा पहुंचा देता है। बस से जाने के लिए 7 से 8 घंटे लगते हैं। पोखरा में स्टे करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप फेवा लेक के आसपास ही होटल बुक करें। यही सिटी का मेन टूरिस्ट एरिया है, जहां कैफेज, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, बाइक रेंटल्स और लेक साइड वॉकिंग पाथ सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाता है। ज़्यादातर होटल इसी एरिया में है, इसीलिए हर बजट के हिसाब से यहाँ पे अकोमोडेशन आसानी से मिल जाता है। अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस से थोड़ा दूर रहना चाहते हो तो आप लेक के ऑपोजिट साइड में अपना स्टे बुक कर सकते हो। अब जानते हैं पोखरा में क्या क्या देख सकते हैं। सारंगकोट नेपाल के बेस्ट व्यू पॉइंट्स में से एक माना जाता है, जहां से पूरा पोखरा वैली का शानदार पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। यहां तक पहुंचने के लिए रोपवे की सर्विस भी अवेलेबल है, जो पूरा एक्सपीरियंस को और भी खास बना देती है। सनराइज से सनसेट के टाइम यहां आना सबसे बेस्ट रहेगा। आज का दिन का प्लान होने वाला है पूरा साइट सीइंग करने का ऑफ द ब्यूटीफुल लोकेशंस दैट दिस डेस्टिनेशन हैज़ टू ऑफर। तो ये साइट सीइंग करने के लिए मैंने गेट योर गाइड से ट्रिप बुक किया है। दिस इज़ द लिंक दैट यू कैन स्कैन एंड बुक द एग्जैक्ट ट्रिप दैट आई विल बी डूइंग टुडे। इस ट्रिप में हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, बहुत सारे टेम्पल्स एंड ब्यूटीफुल लोकेशंस को कवर करने वाले, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इन दिस ट्रिप। वैसे देखा जाए तो आप लोकली भी ट्रैवल एजेंट से ये ट्रिप बुक कर सकते हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन केव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस केव तक पहुंचना भी अपने आप में एक एडवेंचर जैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जमीन के काफी नीचे बना हुआ है। केव के अंदर नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस देखना काफी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड पीस पगोडा एक हिलटॉप पर बना हुआ ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट स्तूपा है। यहाँ से फेवा लेक, पोखरा सिटी और हिमालयस का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। कुंभिकुर शिव स्टैचू पोखरा का एक बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन है। ये लगभग 108 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है और एक हिलटॉप पर स्थित है। यहाँ से फेवा लेक, पोखरा वैली और अन्नपूर्णा रेंज के शानदार व्यूज देखने को मिलते हैं। महिंद्रा केव्स पोखरा का एक फेमस लाइमस्टोन केव है, जो अपनी यूनिक रॉक फॉर्मेशंस और नैरो अंडरग्राउंड पैसेजेस के लिए जानी जाती है। इसे एक्सपीरियंस करना काफी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। नेचर और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए ये एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। विंध्यावासिनी मंदिर पोखरा के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। ये भगवती माता को समर्पित है और यहाँ का शांत माहौल काफ़ी सुकून देता है। मंदिर से सिटी और सराउंडिंग माउंटेन्स का भी एक अच्छा व्यू देखने को मिलता है। सेती रिवर जॉर्ज पोखरा का एक नेचुरल वंडर है। इस रिवर का टर्कोइज वाटर इसकी खास बात है। वैसे तो एक छोटा सा जगह है, इसे चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं। एडवेंचर लवर्स के लिए पोखरा किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, बंजी जंपिंग, माउंटेन हेलीकॉप्टर टूर और ATV राइड्स जैसे कई सारे थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पोखरा को नेपाल का एडवेंचर कैपिटल भी कहा जाता है। फेवा लेक पोखरा का सबसे फेमस अट्रैक्शन है और सिटी की पहचान है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हो, लेक साइड पे वॉक कर सकते हो। शाम के समय यहाँ होने वाला आरती में भी शामिल होना एक बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। फेवा लेक का जो मार्केट एरिया है वो काफ़ी वाइब्रेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे दुकानें मिलेंगे शॉपिंग करने के लिए, यानी कि सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। कपड़े, एक्सेसरीज़, आपको सूविनर्स लेना है वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भी है, काफ़ी अच्छे भी है यहाँ पे। एंड पूरे पोखरा एरिया में अगर आपको मनी एक्सचेंज करना है, दिस इज़ ओनली द एरिया दैट यू हैव टू कम टू डू मनी एक्सचेंज। बिकॉज आज जो मैं प्लेसेस विजिट करी थी वहाँ पे किधर भी मनी एक्सचेंज नहीं था। आई एम एक्चुअली आउट ऑफ कैश एट द मोमेंट।
तो मैं यहाँ पे मनी एक्सचेंज करने वाली हूँ एंड उसके बाद शॉपिंग करने वाली हूँ। दिखाती हूँ आपको भी यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हैं। डे 5 पर पोखरा से वापस काठमांडू के लिए निकल जाइए। फिलहाल पोखरा से इंडिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं हैं, इसीलिए रिटर्न जर्नी के लिए पहले काठमांडू आना पड़ता है। काठमांडू पहुंचने के बाद अगर आपकी फ़्लाइट या बस अगले दिन की है तो एक रात वहीं स्टे कर सकते हैं, और अगर आपकी टाइमिंग मैच करती है तो उसी रात अपनी रिटर्न जर्नी शुरू करके घर के लिए निकल सकते हैं। तो ये रहा नेपाल का कंप्लीट 5 डे ट्रैवल प्लान, जिसमें हमने काठमांडू और पोखरा के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ट्रैवल ऑप्शंस, बजट और इम्पोर्टेंट ट्रैवल टिप्स सब कुछ शेयर किया है। इस आइटिनरी को फॉलो करके आप लगभग 40 to 50,000 के बजट में एक कंफर्टेबल नेपाल ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट्स पहले से ही बुक कर लेते हो या रोड से ट्रैवल करते हो तो आपका बजट और भी कम हो सकता है। अगर आप इस ट्रिप को और भी आसान बनाना चाहते हो तो मेरा डिटेल नेपाल ट्रैवल गाइड ज़रूर डाउनलोड करना, जिसमें कंप्लीट आइटिनरी, होटल रिकमेंडेशन, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, बजट ब्रेकडाउन और बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। मेरे चैनल पे आपको नेपाल के इंडिविजुअल वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं और जानकारी पाने के लिए। Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.